हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा 15 लेक्चर होने वाला है। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग इन स्किन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंप्लीट डिटेल में इन्फ्लामेशन के बारे में। तो कहीं ना कहीं तक इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस होती है वैसे ही वाउंड हीलिंग की होती है स्किन के अंदर। तो ये एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो आगे के लेक्चर्स आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी यूनिट में जो टॉपिक होते हैं एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टॉपिक पता चली गया आपको क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग इन स्किन। वाउंड से मतलब समझ गए होंगे आप कि जैसे कोई भी चोट लगी, आपको घाव हो गया है, वाउंड हो गया है, तो वो कैसे हील करता है। अब हमें तो बाहर की ओर दिखाई देता है कि फर्स्ट टाइम ब्लड आया, देन धीरे धीरे ब्लड रुक गया, देन धीरे धीरे उसके ऊपर क्लोट बनने लग गया और स्किन हार्ड हो गई और धीरे धीरे वो रिकवर होकर उतर गया। लेकिन इसकी प्रोसेस को हम एक स्टडी के रूप में देखें तो वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाउंड हीलिंग इन द स्किन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। अब हमें लगता है कि आसानी से वो हो रही है, लेकिन आसानी से नहीं होती है। उसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल ओवरलैपिंग फेज। उसके अंदर मल्टीपल फेजेस होती हैं, जैसे कि होम्योस्टेसिस है, इन्फ्लामेशन है, प्रोलिफ्रेशन है और रिमॉडलिंग है। ये 4 स्टेप बेसिकली यहाँ पे यूज होगी। तो इन 4 स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आप सभी जानते हैं, ये इमीडिएट कंडीशन है जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट करेगी अपने फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए, तो बॉडी होम्योस्टेसिस करेगी। अब अचानक से चोट लगी है, वाउंड हुआ है, तो क्या होगा? सिस्टम हमारा एक्टिव होगा। पता चल गया सिस्टम को कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड का जो फ्लो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो तो कम हो गया, अब फिर भी ब्लड थोड़ा वहाँ पे जमा हुआ है, ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड वहाँ पे है उसका क्लोट बन जाएगा, जिससे और ब्लड फ्लो नहीं होगा। और ये चीज़ें आपने बाहर की साइड देखी होगी, ये कोई मैं वैसे नहीं बता रहा, देखा है आपने ये सब। बस इनसाइड नहीं देख सकते, लेकिन बाहर की साइड तो दिखाई देता है, क्लोट बन रहा है, हमारा ब्लड जम रहा है। तो ये प्रोसेस है होम्योस्टेसिस की। देन क्लोट फॉर्मेशन, क्लोट बन जाएगा, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, तब क्या होगा? प्लग बनेगा। देन उसके बाद क्लोट बन जाएगा कोगुलेशन से, कोगुलेशन प्रोसेस होगी तो क्लोट बन जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा कंप्लीट ब्लड रुक गया है। अब सेकेंड स्टेप, ये मतलब इमरजेंसी स्टेप हो गई बॉडी की, होम्योस्टेसिस, ये इमीडिएट होती है। सेकंड है इन्फ्लामेशन। अब सेकंड जो प्रोसेस होगी वो इन्फ्लामेशन होगी। ये इन्फ्लामेशन डे टू मतलब कि हावर टू डे तक हो सकता है, मतलब इसका जो टाइमिंग होता है हावर टू डे तक हो सकता है। बाकी होम्योस्टेसिस इमीडिएट होता है। तो इसमें क्या होगा? जहाँ पे वैसो होम्योस्टेसिस में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, इसमें क्या होगा? वैसो डायलेशन होगा, क्योंकि जो वेसल कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं वो डायलेट होंगी, तभी तो वहाँ पे वाउंड में ब्लड फ्लो होगा। क्योंकि अब ब्लड बाहर तो निकल नहीं सकता, अब वहाँ तो ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ब्लड वेसल डायलेट होगी, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द वाउंड। फिर क्या होगा? इम्यून रेस्पॉन्स होगा। अब इम्यून सिस्टम भी एक्टिव होगा कि यहाँ पर कोई बाहरी सबस्टेंस तो नहीं आ गया है, तो न्यूट्रोफिल रिलीज करेगी मैक्रोफेज टू क्लीन वाउंड एंड रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स, जिससे क्या होगा कि प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि सारा सिस्टम अपना अलग अलग काम करता है बॉडी के अंदर। तो ये हो गया इन्फ्लामेशन। थर्ड स्टेप है प्रोलिफरेशन। अब इसमें जो भी अलग अलग प्रोसेस होंगी वो डे टू वीक तक हो सकती हैं, क्योंकि एक वाउंड को हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, तुरंत हील नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा? एंजियोजेनेसिस होगा, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स होगी, जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है उनकी जगह पे न्यू ब्लड वेसल्स होगी। फाइब्रोप्लासिया, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस होगा, कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहाँ पे बनेगा, जिससे कि स्किन वापस से रिकवर हो सकते।
ग्लैंडुलर टिश्यू, न्यू टिश्यू फॉर्म होंगे। तो ये थर्ड स्टेप है प्रोलिफरेशन। कब तक होगी? डे टू वीक तक ये चल सकती है। लास्ट स्टेप है रीमॉडलिंग। इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो प्रॉपर पहले जैसी रिकवर होगी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कोलेजन रिमोल्डिंग। सबसे पहले कोलेजन, जो थर्ड टाइप का कोलेजन है वो रिप्लेस होगा स्ट्रॉन्गर टाइप कोलेजन फर्स्ट में। और वाउंड कंस्ट्रक्शन, जो मायोफाइब्रोब्लास्ट पुल एज, जो भी मतलब एज निकला है स्किन का, वो प्रॉपर तरीके से ठीक होगा रीमॉडलिंग में। ये बेसिकली वीक टू मंथ का टाइम इसके अंदर लग सकता है एक प्रॉपर स्किन आने में। बात करते हैं कुछ की फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं वाउंड हीलिंग को। काफ़ी फैक्टर्स तो आप भी जानते होंगे, जैसे कि एज है या कोई डिजीज़ है, जैसे कि मेन डिजीज़ हमारी डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ के अंदर वाउंड हीलिंग बहुत ही रेयर हो जाता है। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एज। एज के साथ साथ हीलिंग भी स्लो होती जाती है। कोई भी देख लीजिए, कोई भी इम्यूनिटी देख लीजिए, और भी कोई वर्क देख लीजिए बॉडी का, एज के साथ साथ कम हो जाता है। न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, फाइबर युक्त न्यूट्रिएंट डाइट हम नहीं लेंगे, प्रोटीन विटामिन युक्त डाइट नहीं लेंगे, तो वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजनेशन, अगर प्रॉपर सेलुलर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सेल अपना वर्क ही परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन अगर हो गया है, जैसे वाउंड है वहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो रिकवर कैसे होगा? होने ही नहीं देंगे इन्फेक्शन। कैन डिले हीलिंग फॉर प्रोलॉन्गिंग इन्फ्लामेशन। क्रोनिक डिजीज में जैसे डायबिटीज़ है, ये हीलिंग को इंपायर करती है। मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हीलिंग को रोकती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहिबिट हीलिंग। तो ये कुछ की फैक्टर्स थे जो बेसिकली हीलिंग को अफेक्ट कर रहे थे स्किन के अंदर। तो एक छोटा सा लेक्चर था, मतलब इतना हार्ड लेक्चर नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और अदर कोई डाउट हो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ट्रेनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी हम हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।